कि अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने खतरनाक जंगी जहाजों को भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हाथ रूस की एंटी शिप मिसाइलें लग गई हैं, तो यह अमेरिका के लिए काल साबित हो सकता है। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका के जंगी जहाजों पर कर दिया तो ऐसी तबाही आ सकती है जिसके बारे में अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन खतरा सिर्फ अमेरिका के जंगी जहाजों तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज CVN-78 को भी इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है, जिस पर उसके 5000 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। और तो और इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक परमाणु पनडुब्बी को भी भूमध्य सागर में तैनात किया था। लेकिन हिजबुल्लाह के हाथ एंटी शिप मिसाइलें लगते ही अमेरिका की उस पनडुब्बी पर भी खतरा बढ़ गया। क्योंकि अगर हिजबुल्लाह ने एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पर कर दिया तो उसमें रखे विनाशकारी हथियारों में जोरदार विस्फोट हो सकता है। हिजबुल्लाह के जरिए रूस ने अमेरिका को घेरने की कोशिश इसलिए की क्योंकि अमेरिका ने उसके दोस्त ईरान को डराने की कोशिश की। जैसे ही हमास से जंग शुरू हुई, अमेरिका ने इजराइल को हर तरीके की मदद का ऐलान किया था। कि रूस और ईरान की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन इस दोस्ती की कीमत ईरान ने भी चुकाई। यूक्रेन जंग में ईरान ने रूस का पूरा साथ दिया और दोस्त रूस को हर तरीके की मदद भेजने की कोशिश की। ईरान पर आरोप लगे कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 दिए, जिनका इस्तेमाल पुतिन की सेना ने यूक्रेन के जवानों पर कहर ढाने के लिए किया। और अमेरिका की यह मुसीबत रूस ने अकेले नहीं बढ़ाई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस की एंटी शिप मिसाइलें सीरिया के जरिए पहुंचाएंगे। यानी सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से हटाने की चाहत ने भी अमेरिका को गहरे जख्म दिए। और जैसे ही हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ी, उसने तुरंत अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी दे डाली। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया कि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और अगर गाजा में हमले नहीं रुके तो अब अंजाम बहुत ही बुरे होंगे। इजराइल भी हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं छेड़ना चाहता। हिजबुल्लाह के साथ पहले से ही ईरान जैसी ताकत खड़ी और खबर है कि अब तो उसे रूस से भी खतरनाक हथियार मिल चुका है, जिसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ जंग छेड़ दी तो उसके लिए भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जंग के 1 महीने बाद गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसी इजराइल की सेना ने मस्जिदों पर हमले तेज कर दिए। इससे पहले उसने गाजा के अस्पतालों को टारगेट किया और दावा किया कि वहां हमास के कमांड सेंटर, जिसके बाद उसके निशाने पर गाजा की मस्जिदें आ गई, जिन पर इजराइल की सेना ने धुआंधार बमबारी की और दावा किया कि हमास खुलेआम गाजा की मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए उसने 7 अक्टूबर के बाद से हर उस जगह को टारगेट किया जहां हमास के लड़ाकों को पनाह मिल सकती थी, जिनमें गाजा की मस्जिदें भी शामिल हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में ताबड़तोड़ कार्रवाई की। के बाद इजराइल ने गाजा की मस्जिदों पर नजरें गड़ा दी और उन्हें टारगेट करना शुरू किया। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने गाजा की 40 से ज्यादा मस्जिदों को तबाह किया है और ये सभी मस्जिदें उत्तरी गाजा में ही थी, जिन्हें इजराइल की वायुसेना ने बमबारी में उड़ा डाला। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था तो उसने इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया था और इसे अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की लड़ाई से जोड़ दिया था। अल अक्सा मस्जिद को मुस्लिम समुदाय का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जहां इसी साल अप्रैल के महीने में इजराइल की सेना घुस गई थी, जिसके बाद वहां जबरदस्त हिंसा हुई थी और खूब बवाल हुआ था। युद्ध के नियमों के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर हमला नहीं किया जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए महाविनाश के बाद जंग के नए नियम बनाए गए थे और तय किया गया था कि कोई भी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, किसे मारा जाएगा, किसे नहीं मारा जाएगा। यही नहीं, यह भी तय किया गया था कि जंग के दौरान कहां हमला नहीं करना है। इजराइल की मुश्किल बढ़ सकती क्योंकि पहले ही वो मुस्लिम देशों से घिरा है जो हमास और इजराइल की जंग में इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में आम लोगों की मौत पर भड़के हुए हैं और इजराइल के खिलाफ जंग के कई मोर्चे खुलने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में गाजा की मस्जिदों पर इजराइल के हमले उसकी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इजराइल हमास के अंत के नाम पर गाजा की हर उस जगह को ठिकाना बना रहा है जहां उसे उनके छिपे होने का शक है। कुछ दिन पहले उसने गाजा की कई मस्जिदों में छापेमारी भी की थी और दावा किया था कि उसे वहां से 50 से ज्यादा रॉकेट मिले थे
जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल मस्जिदों पर हमला रोकता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसने गाजा की मस्जिदों पर बमबारी जारी रखी, वहां छापे भी मारे और वहां से 50 से ज्यादा रॉकेट मिलने का दावा किया। इजराइल ने इसे मस्जिदों में हमास के लड़ाकों के छिपे होने का सबूत बताया। गाजा में जमीनी जंग भयंकर होने की आशंका बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर हमास के लड़ाके भी गाजा में जंग के मैदान में उतर आए और मारो और भाग जाओ की तर्ज पर जंग लड़ते नजर आए, क्योंकि हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके फिल्मी अंदाज में इजराइल से भिड़ते दिखे। वो पहले इजराइल की सेना पर फायरिंग करते और फिर मौके से भाग जाते दिखाई दिए। कि हमास की अल कसाम ब्रिगेड खुलकर जंग में उतर आई। भले ही उसके लड़ाके गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को इसका सबूत दिखाया और वीडियो जारी किया। और हमास की अल कसाम ब्रिगेड का काम ही इजराइल की सेना से लोहा लेना है, और इजराइल की सेना के गाजा में घुसते ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। इजराइल की सेना और गाजा की मस्जिदों के बीच हमास की अल कसाम ब्रिगेड दीवार बनकर खड़ी हो गई, लेकिन इजराइल ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि उसकी सेना हर उस जगह घुसेगी जहां हमास के लड़ाकों ने पनाह ली, फिर चाहे वो मस्जिद हो या अस्पताल। कि मस्जिदों पर हमला करके इजराइल पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को उसके खिलाफ बोलने का मौका दे सकता है, और इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान की कोशिश कामयाब हो सकती है, क्योंकि हमास और इजराइल की जंग के बाद ईरान ने सामने आकर मुस्लिम देशों को साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। या यूं कहें कि हमास और इजराइल की जंग के बाद ईरान फ्रंट फुट पर खेल रहा और अमेरिका से दुश्मनी निकालने के चक्कर में इजराइल को घेर रहा। इजराइल का आरोप तो यहां तक है कि हमास के लड़ाके छिपने के लिए अस्पतालों और मस्जिदों ही नहीं, बल्कि स्कूलों तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल की फौज ने बच्चों के स्कूलों में हमास की ड्रोन फैक्ट्री तबाह करने का दावा कर दिया, और ये तक कह दिया कि हमास ने छोटे बच्चों के स्कूलों में हथियारों के गोदाम बना रखे हैं। उत्तरी गाजा में हुए ऑपरेशन की कुछ चौंकाने वाली जानकारियां इजराइल की फौज ने सोशल मीडिया पर डाली। इजराइल की फौज ने दावा किया कि स्कूल में बने छोटे बच्चों के बिस्तर के पास भी हथियारों का ढेर बरामद किया गया, रॉकेटों के पुर्जे तक बरामद किए गए। वहां से बरामद हुए सामान को देखकर माना जा रहा है कि स्कूल में रॉकेटों के पुर्जे लाए जाते थे और स्कूल में ही उन पुर्जों को जोड़कर रॉकेट बनाए जाते थे। इजराइल की फौज के निशाने पर गाजा पट्टी में चल रहे स्कूल भी आ गए, क्योंकि माना जा रहा है कि हमास ने गाजा पट्टी में चल रहे कई बड़े स्कूलों को भी लॉन्च पैड बनाया हुआ है, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि अब इजराइल की फौज का टारगेट गाजा पट्टी के स्कूल भी बन सकते हैं। पहले ही गाजा में चल रहे अस्पताल और मस्जिदों पर इजराइल की फौज बम और मिसाइलें बरसा चुकी है, जिस पर भारी बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब तो टारगेट छोटे बच्चों के स्कूल भी हो सकते हैं। जंग छिड़ने के एक हफ्ते बाद से ही हमास के लड़ाकों पर आरोप लग रहे हैं कि वो आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की फौज का आरोप है कि आम लोगों को ढाल बनाकर जंग लड़ने वाला हमास ही बेकसूरों की मौत का जिम्मेदार है। हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार के एक और मजबूत किले को ढा दिया। दावा है कि इजराइल की सेना ने हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू माजिब के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की और उसे मौत के घाट उतार दिया। माना जा रहा है कि वो हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार का दाहिना हाथ था, जिसके खात्मे से जंग में हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि इजराइल के मुताबिक इब्राहिम अबू माजिब ही वो खूंखार कमांडर था जिसके साथ मिलकर यहिया सिनवार ने 7 अक्टूबर को इजराइल की जमीन पर लोगों का खून बहाने की पूरी कहानी लिखी थी, और भीषण हमलों को अंजाम देने में भी वो बराबर का भागीदार था। आरोप है कि इब्राहिम अबू माजिब बंकरों में छिपकर ही इजराइल के अलग अलग शहरों में तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इजराइल में लोगों के नरसंहार के बाद से ही वहां की सेना और सुरक्षा एजेंसी शिन बेट हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी, जिससे इब्राहिम अबू माजिब ज्यादा दिनों तक खुद को महफूज नहीं रख पाया, और उसके ठिकाने का पता चलते ही इजराइल की सेना उस पर काल बनकर टूट पड़ी। हमास के टॉप कमांडर इब्राहिम अबू माजिब के ठिकाने पर बमों की बरसात कर दी और उसे मार गिराने का बड़ा दावा कर दिया, जो जंग में हमास के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इब्राहिम अबू माजिब हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख था, जो जंग की शुरुआत से ही इजराइल की सेना के लिए गले की फांस बना हुआ था। दावा है कि इब्राहिम अबू माजिब के दम पर ही हमास अपनी घातक एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था, और हमलों के दौरान पलक झपकते ही इजराइल के टैंकों पर मिसाइलें दागकर उन्हें तबाह कर रहा था। दावा है कि इब्राहिम अबू माजिब हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट में लड़ाकों की भर्ती करता था
और उन लड़ाकों को एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करने की कड़ी ट्रेनिंग भी देता था। इतना ही नहीं, बताया गया कि अपनी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइलों की वजह से ही हमास ने युद्ध के मोर्चे पर कई बार इजराइल की फौज को चुनौती दी। दावा है कि हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू माजिब की मौत की वजह से उसका टॉप कमांडर यहिया सिनवार जंग में अकेला पड़ गया, क्योंकि एक एक कर इजराइल की सेना उसके करीबियों को मौत के घाट उतार रही है और जंग में हमास को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इब्राहिम अबू माजिब जैसे कमांडरों को ढाल बनाकर ही इजराइल की सेना को कड़ी टक्कर देने में जुटा था। लेकिन इजराइल की फौज ने हमास के खिलाफ चाल चलकर यहिया सिनवार को उसके ही बिछाए जाल में फंसा कर रख दिया। बताया गया कि वो इजरायली सैनिकों से छिपने के लिए बंकरों का सहारा लेकर टारगेट पर हमलों के लिए इब्राहिम अबू माजिब को कमांड दे रहा था। लेकिन उसकी ये तरकीब इजराइल की सेना के सामने ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और जंग शुरू होने के 1 महीने बाद ही इजराइल को फिर से दहला देने का उसका प्लान धरा का धरा रह गया। इजराइल की सेना ने हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार के करीब पहुंचने का दावा कर दिया। मतलब इजराइल की सेना किसी भी वक्त गाजा के बंकर में घुसकर उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती। इसलिए माना जा रहा है कि बंकर में छिपे हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार पर मौत के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने उसे धर दबोचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दावा है कि इजराइल की सेना उसके ठिकाने से कुछ ही कदम दूर है और उसने सिनवार के खिलाफ जाल बिछा दिया है। एक रोज पहले ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि उनकी सेना गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुकी है और वो कभी भी वहां शिफा अस्पताल में धावा बोल सकती है, क्योंकि दावा है कि यहिया सिनवार शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में छिपा है। लेकिन वहां सिर्फ सिनवार ही नहीं बल्कि हमास के दूसरे टॉप कमांडर और उसके लड़ाके भी अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपे हैं और उन्हें इजराइल की सेना हमेशा के लिए मिटा देना चाहती है। इजराइल चुन चुनकर हमास के कमांडरों और उसके लड़ाकों को ढेर करने में जुटा है। इजराइल ने दावा किया कि जंग की शुरुआत से वो हमास के 61 कमांडरों को मार चुका है, जो जंग में इजराइल की सेना के लिए काल बने हुए थे। लेकिन उनका सफाया कर इजराइल ने हमास के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। इसलिए यह माना जा रहा है कि जंग में खुद को टिकाए रखने के लिए हमास काफी जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर एक लिस्ट तैयार की है जिसमें हमास के टॉप कमांडर और उसके नेताओं के नाम हैं, जिन्होंने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए ताबड़तोड़ हमले की प्लानिंग की थी। इसलिए इजराइल के सैनिक एक एक कर हमास के कमांडरों के ठिकाने पर हवाई हमले कर उनसे बदला ले रहे हैं। ऐसे में गाजा की सुरंगों में छिपे कमांडर भी इजराइल के घातक वार से कांप रहे हैं, क्योंकि कभी भी इजराइल की सेना उन पर हमले कर सकती है। गाजा पर जोरदार हमले कर रही इजराइल की सेना ने दावा किया कि उत्तरी गाजा हमास के हाथों से निकल चुका है। हवाई हमलों के साथ ही इजराइल के सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भी उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं, ताकि गाजा से हमास का नामो निशान मिटाया जा सके। इसी बीच इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया कि हमास ने उत्तरी गाजा से अपना नियंत्रण खो दिया और अब वहां उसके लड़ाकों के पास बस बचे कुछ दिन ही बाकी हैं। इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। यही नहीं, इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसके हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान उत्तरी गाजा में हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो गए और कुछ ही दिनों में हमास का वहां से सफाया हो जाएगा। कयास लगाए गए कि हमास के खात्मे के बाद उत्तरी गाजा पर इजराइल का कंट्रोल हो सकता है। इजराइल का नक्शा बदल सकता है, क्योंकि अगर उत्तरी गाजा उसके हाथों में आ गया तो वो इजराइल की जमीन से जुड़ जाएगा, यानी वो पूरी तरह इजराइल का हिस्सा हो जाएगा। और माना जा रहा है कि जंग की शुरुआत से इजराइल की पूरी प्लानिंग ही गाजा के उत्तरी हिस्से पर कब्जा करने के इर्द गिर्द रही है, क्योंकि इजराइल ने जंग शुरू होते ही गाजा को उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में बांटने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी नजर करीब 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से पर गड़ी थी। गाजा के उत्तरी हिस्से की सीमा की तरफ इजराइल के अशदोद और तेल अवीव समेत कई अहम शहर पड़ते हैं। गाजा के उत्तरी हिस्से में ही हमास ने अपना गढ़ बना रखा है, जहां से वो तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों को आसानी से निशाना बना लेता था। लेकिन अब इजराइल ने गाजा के उसी उत्तरी हिस्से पर कंट्रोल होने का दावा कर दिया, जिसका मतलब ये कि गाजा का ये हिस्सा इजराइल के नक्शे में शामिल हो सकता है। यानी उत्तरी गाजा, अशदोद, तेल अवीव और उसके आसपास का इलाका लेबनान सीमा तक इजराइल का हो जाएगा। माना जा रहा है कि इजराइल ने अपने इस प्लान पर जंग के दूसरे दिन से ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि 7 अक्टूबर को
हमास के खौफनाक हमले के अगले दिन ही इजराइल ने उत्तरी गाजा को खाली करने की चेतावनी दे दी थी, ताकि उत्तरी गाजा के लोग जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं। जिसके बाद लाखों लोगों ने उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा में पनाह ले ली। इतना ही नहीं, एक रोज पहले इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा पर जारी हमलों को 4 घंटे के लिए रोक दिया था, ताकि जो भी गिने चुने लोग वहां रह रहे हैं वो दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी गाजा के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए आगे भी हमलों में ढील दी जाएगी, क्योंकि इस हिस्से से आबादी के हटने के बाद हमास के ठिकानों को घेरना आसान हो जाएगा। हमास के खात्मे के बाद इजराइल के लिए उत्तरी गाजा पर दबदबा कायम करने का रास्ता साफ हो जाएगा। दावा किया गया कि इसीलिए इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांटने की रणनीति पर काम किया, ताकि गाजा के एक हिस्से में आम लोग चले जाएं, जबकि दूसरे हिस्से में हमास के लड़ाके और उनके ठिकाने बच जाएं। इजराइल ने जब गाजा में जमीनी हमले शुरू किए थे तो उसकी सेना ने इसी रणनीति पर काम करना शुरू किया। इजराइल की सेना ने गाजा के उत्तरी इलाके की घेरेबंदी शुरू कर दी और गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा में घिरते चले गए। इजराइल के मुताबिक जैसे जैसे उत्तरी गाजा में उसकी सेना की घेरेबंदी तेज होती गई, हमास के ठिकाने एक एक करके तबाह होते गए। इजराइल ने यह भी दावा किया कि उसकी गाजा को 2 हिस्सों में बांटने की रणनीति की वजह से ही आम लोगों को नुकसान नहीं हुआ, जबकि उसकी सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के कमांड सेंटर पर धावा बोल दिया। इजराइल उत्तरी गाजा पर पूरा कंट्रोल करने की अपनी रणनीति के आखिरी चरण में पहुंच गया, क्योंकि इजराइल के मुताबिक उसकी फौज वहां मौजूद शिफा अस्पताल तक पहुंच चुकी है, जिसका सीधा मतलब यह है कि इजरायली सेना हमास के कमांड सेंटर तक पहुंच गई है। इजराइल के मुताबिक वहां के सबसे बड़े अस्पताल शिफा अस्पताल में ही हमास ने अपना कमांड सेंटर बना रखा है। अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाके मौजूद हैं और उनके पास बेहद घातक हथियार भी हैं। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि शिफा अस्पताल के नीचे ही सुरंगों का एक बड़ा जाल भी बिछा है, जिसमें हमास का हथियारों का जखीरा रखा हुआ। उसके सैनिकों की पूरी कोशिश यही रही कि वो किसी भी तरह जल्द से जल्द शिफा अस्पताल तक पहुंच जाएं। और अब इजराइल ने दावा किया कि उसके जवान शिफा अस्पताल के परिसर में पहुंच चुके हैं, यानी हमास के कमांड सेंटर पर किसी भी वक्त इजराइल का कब्जा हो सकता है। इजराइल इस बार ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहता जिससे हमास के लड़ाकों को बचने का मौका मिल सके। यही वजह है कि जंग रोकने के भारी दबाव के बावजूद इजराइल ने अमेरिका को भी यह कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमास के ऊपर आखिरी वार की तैयारी कर ली। शिफा अस्पताल को घेरने का मतलब भी यही है कि इजराइल के सैनिक अब हमास के लड़ाकों का खात्मा करने तक रुकना नहीं चाहते, क्योंकि इजराइल कई बार इस बात का डर जता चुका है कि इस बार अगर उसने हमास की तरफ जरा भी नरमी बरती तो ये उसे भारी पड़ सकता है। अमेरिका ये कहता रह गया कि गाजा पर हमले रोक दो, सीज फायर कर दो, लेकिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में उसे भी बता दिया कि हमास को मारे बिना जंग रुकने वाली नहीं है। और शिफा अस्पताल की घेरेबंदी में जुटी इजराइल की फौज भी इस बार हमास के लड़ाकों को कोई मौका देना नहीं चाहती। अमेरिका के हमले में ईरान के लड़ाकों का खून बहा है तो वो भी अमेरिका से एक एक कतरे का हिसाब लेगा। पश्चिम एशिया में पहले ही हालात विस्फोटक बने हुए हैं। सिर्फ एक चिंगारी पूरे इलाके में जंग की आग भड़का सकती है, और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद जो ताजा तस्वीर बनती नजर आ रही है उसे देखकर लग रहा है कि अब तक दूर दूर से लड़ रहे अमेरिका और ईरान खुलकर जंग के मैदान में उतर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 35 साल बाद अमेरिका और ईरान दूसरी बार जंग लड़ सकते हैं। इससे पहले दोनों 80 के दशक में लड़े थे, मगर तब जंग ईरान और अमेरिका के बीच नहीं थी। युद्ध ईरान और इराक का था, जिसमें अमेरिका ने इराक का साथ देकर ईरान को हरा दिया था। मगर इस बार अमेरिका और ईरान सीधे सीधे एक दूसरे से दो हाथ कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले अमेरिका के 2 F-15 लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान के हथियार डिपो पर बमों की ऐसी बारिश की कि ईरान के हथियार बर्बाद हो गए। अमेरिका ने दावा किया कि पूर्वी सीरिया के देर एज-जोर में मौजूद वो हथियार गोदाम ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का था, और वहां रखे गए हथियारों से ही इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर बीते 3 हफ्तों से हमले किए जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने ईरान के हथियारों को ही सुहा कर दिया। सीरिया में ईरान के अड्डे पर हमला करके अमेरिका ने 2 टूक कह दिया कि अगर उसके सैनिकों पर आंच आई तो वो तमाशा नहीं देखेगा। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ किया कि वो पश्चिम एशिया में लड़ाई बढ़ाना भी नहीं चाहता।
इसलिए अमेरिका की सेना ने सीरिया में ईरान के हथियारों के गोदाम पर रात को उस वक्त हमला किया जब वहां ईरान के इक्का दुक्का लड़ाके ही रह गए। अमेरिका ईरान के इशारे पर उसके लड़ाकों के अपने अड्डों को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है और जवाब में ईरान के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में अपनी सेना की किलेबंदी कर चुका है और पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने से लेकर अमेरिका वहां अपने जंगी जहाजों से लेकर F-15 और F-16 जैसे एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान तक उतार चुका है और थार्ड और पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर चुका है। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के जिस हथियार गोदाम पर हमला किया, दावा किया जा रहा है कि उसमें ईरान के 9 लड़ाके मारे गए। ऐसे में ईरान चुप तो नहीं बैठने वाला, वो अपने लड़ाकों की मौत का बदला लेने के लिए कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में नजर आ रहा है। क्योंकि खबर है कि अमेरिका ने रात को सीरिया में ईरान की सेना की ब्रांच IRGC के हथियार डिपो पर हमला किया और कुछ घंटे बाद सुबह सुबह ही ईरान का इल्यूशन IL-76 जहाज सीरिया में लैंड कर गया। सीरिया में हथियारों से भरा अपना विमान भिजवाया तो उसके दुश्मन और अमेरिका के दोस्त इजराइल ने भी सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें ईरान के समर्थन वाले 3 लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया। सीरिया के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने रात को दक्षिणी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। वहीं सीरिया की जंग पर नजर रखने वाले एक संगठन ने दावा किया कि इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया। इसके पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि आरोप है कि ईरान ही हूथी लड़ाकों को भड़काता है और उन्हें हथियार और पैसे देता है। और ईरान के इशारे पर ही हूथी विद्रोहियों ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने की हिम्मत दिखाई। वो इसका बदला इजराइल के साथ ही अमेरिका से भी लेना चाहते हैं। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से तनातनी है, लेकिन इस दुश्मनी की आग तब और भड़क गई जब इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका खुलकर सामने आ गया, जिस पर इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान आग बबूला हो गया। और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि उसने हमास के बाद हूथी विद्रोहियों को भी जंग में उतार दिया। इसी ड्रोन से पिछले साल अमेरिका ने आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल-जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया था। इस ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका की वायुसेना करती है, जिसमें आधुनिक सेंसर और ताकतवर कैमरे भी लगे हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक MQ-9 ड्रोन करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक निगरानी कर सकता है। खबर है कि अमेरिकी सेना इस हमले की जांच में जुट गई। हूथी विद्रोही इसलिए भी अमेरिका पर भड़के हुए हैं क्योंकि पिछले महीने अमेरिकी सेना ने इजराइल पर उनके हमले का प्लान फेल कर दिया था। और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक हूथी विद्रोहियों की तरफ से दागी गई उन मिसाइलों को अमेरिकी वॉरशिप ने हवा में ही ढेर कर दिया था। पेंटागन के मुताबिक यमन से हूथी विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए थे जो यमन से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे यह आशंका जताई गई कि ईरान के इशारे पर हूथी विद्रोही इजराइल पर हमला करने की फिराक में थे। जिसके बाद न सिर्फ हूथी लड़ाके बल्कि उनके साथ खड़ा ईरान भी अमेरिका से बदला लेना चाहता है। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत के बाद अरब देशों ने एकजुटता दिखाते हुए एक सुर में इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन हूथी विद्रोहियों की वजह से ही ईरान और सऊदी अरब के बीच कई साल तक दुश्मनी थी। हालांकि इसी साल चीन की मध्यस्थता के बाद ईरान और सऊदी अरब ने दोस्ती कर ली थी, लेकिन यमन में 2014 से सऊदी अरब के समर्थन वाली सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई। यमन के हूथी विद्रोही शिया मुसलमान हैं और इसीलिए उन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि ईरान में भी शिया समुदाय के लोगों की ही आबादी सबसे ज्यादा है। और आरोप है कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को भड़काने और जंग कराने के बाद अब ईरान ने हूथी विद्रोहियों के जरिए अमेरिका को भी ललकार दिया है। ये लड़ाई सिर्फ 2 मोर्चों पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर इसे 3 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उन दोनों के लिए ईरान ने HHH नाम का एक जाल बुना है। इसमें पहले H का मतलब हमास, दूसरे H का मतलब हिजबुल्लाह, तीसरे H का मतलब हूथी। और HHH में शामिल चरमपंथी संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के पीछे ईरान पूरी ताकत के साथ खड़ा है। हालांकि ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में सीधे तौर पर नहीं उतरा है, लेकिन वो HHH के दम पर लगातार इजराइल को चुनौती देने में जुटा, जो अपने घातक हथियारों से उन्हें बेहद ताकतवर बना चुका है।
वो उन्हें इतना मजबूत कर चुका है कि वो किसी भी देश को चुनौती दे सकते हैं। यही नहीं, दावा है कि इजराइल पर हमला करने के बाद अमेरिकी ड्रोन को मार गिराकर उन्होंने ये साबित भी कर दिया। जिसकी शुरुआत हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले से कर दी। हमास और हुती के अलावा हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। और दावा है कि हिजबुल्लाह को रोकना इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इस चरमपंथी संगठन के पास लाखों की संख्या में रॉकेट और मिसाइलें बताई जाती हैं। उनमें कई मिसाइलें लंबी दूरी की हैं, जो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, जो किसी भी देश पर कहर ढा सकते हैं। हिजबुल्लाह एक शिया चरमपंथी संगठन है, जो इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में एक्टिव है। और आरोप है कि हूथी लड़ाकों और हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान से मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर हथियार और फंड मिलते हैं। इसीलिए यह माना जा रहा है कि ईरान के इसी ट्रिपल एच के चक्रव्यूह में अमेरिका फंस सकता है, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि अमेरिका इजराइल की मदद करे, और ना ही पश्चिम एशिया में अमेरिका किसी भी तरह मौजूद रहे, क्योंकि अमेरिका ही वो ढाल है जिसके दम पर इजराइल चारों तरफ से घिरे मुस्लिम देशों से अकेले भिड़ जाता है। ऐसे में ईरान ये बात समझ चुका है कि अमेरिका जब तक इजराइल का साथ देता रहेगा, तब तक वो अपने सबसे बड़े दुश्मन का बाल भी बांका नहीं कर सकता। माना जा रहा है कि इसीलिए ईरान ने इस बार ट्रिपल एच का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अमेरिका फंस सकता है। इजराइल की सेना ने उसकी एक महिला सैनिक की हत्या करने वाले 16 साल के एक फिलिस्तीनी लड़के को ढेर कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त इजराइल की उस सैनिक ने कई लोगों की जान बचाई थी। जिसके बाद आरोप लगा कि उस महिला सैनिक पर बीते सोमवार एक 16 साल के फिलिस्तीनी लड़के ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गई थी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। इजराइल के मीडिया के मुताबिक यरूशलेम में इजराइल की सेना ने 28 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 11 लोगों के हमास संगठन से जुड़े होने का दावा किया गया, और एक शरणार्थी शिविर में छापेमारी कर हमला करने वाले उस लड़के को मार गिराया। पाकिस्तान ने अपने यहां हुए आतंकी हमलों में सीधे सीधे अमेरिका के शामिल होने का दावा कर दिया। पाकिस्तान का आरोप है कि उसके यहां जो हमले हुए उनमें अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, और पाकिस्तान के मुताबिक उसके देश में ये हथियार अफगानिस्तान के रास्ते आए। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो अमेरिकी हथियार वहां छूटे, उन्हें आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया, और उन्हीं हथियारों से उन आतंकियों ने पाकिस्तान को पिछले कुछ महीनों में कई बार दहलाया। पाकिस्तान के मुताबिक इस साजिश में अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने तो ये तक कह दिया कि अमेरिका के कई हथियार गैर कानूनी तरीके से ब्लैक मार्केट में बेचे गए। मतलब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके यहां हुए आतंकी हमलों में अमेरिकी हथियारों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अमेरिका की इसी चुप्पी की वजह से उसके यहां आतंकी हमलों की झड़ी लग गई। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने आरोप लगाया कि अमेरिका के हथियार अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचे, और फिर आतंकियों के हाथों में पहुंचे उन्हीं अमेरिकी हथियारों ने पाकिस्तान में तबाही की कहानी लिख डाली। अनवर उल हक काकर ने तो ये दावा भी किया कि रविवार को पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस में हुए आतंकी हमले में भी अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान की सेना के मुताबिक उसके मियांवाली एयरबेस में 6 आतंकियों की एक टुकड़ी ने जबरदस्त फायरिंग और बमबाजी की थी, जिसमें उसका एक फाइटर जेट तबाह हो गया था। और उस हमले की जांच रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया कि इस हमले में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन पाकिस्तान के अमेरिका पर हमलावर होते ही इस बात की चर्चा भी तेज हो गई कि ये चीन की चाल हो सकती है। मतलब चीन ने अमेरिका को घेरने के लिए पाकिस्तान को उकसाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्योंकि चीन की अमेरिका से जितनी कट्टर दुश्मनी है, वो उतनी गहरी दोस्ती पाकिस्तान के साथ होने का दावा करता है। इसलिए ये आशंका जताई जाने लगी कि अमेरिका पर हथियार सप्लाई कराने का आरोप लगाने के लिए पाकिस्तान को चीन ने ही उकसाया होगा, क्योंकि चीन हर मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ खड़ा नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को संकट से उबारने के लिए वहाँ इतना निवेश कर चुका है कि पाकिस्तान चाहकर भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और वो राशन पानी लेकर अमेरिका पर चढ़ गया और सीना ठोक के ये कहने लगा कि उसके यहाँ हुए आतंकी हमलों में अमेरिकी हथियारों का ही इस्तेमाल हुआ। माना जा रहा है कि उसे ये बोलने की हिम्मत चीन ने दी, क्योंकि सारी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान की हर हरकत के पीछे चीन का हाथ होता है।
और पाकिस्तान यह अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो अमेरिका पर हमलावर रहा तो चीन से उसकी दोस्ती और पक्की हो जाएगी, जो उसे अपने लिए फायदे का सौदा नजर आता है। चीन पाकिस्तान को संकट से उबारने के लिए उसे अरबों डॉलर का कर्ज दे चुका है। इसके अलावा उसके कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान में जारी हैं और पाकिस्तान को यह उम्मीद है कि चीन की इस मदद से उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि वो चीन के दुश्मनों को अपना दुश्मन और उसके दोस्तों को ही अपना दोस्त तक मानता है। और आशंका जताई गई कि इसी वजह से उसने अमेरिका से टक्कर लेने का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसे यह भरोसा है कि अगर अमेरिका ने कोई एक्शन लिया तो चीन उसकी मदद के लिए फौरन चला आएगा।